और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा का, जहां पर बजट सेशन की कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है। आज दिल्ली का बजट जो है मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पेश करेंगे। मुझे श्री रामवीर सिंह बिजुली, माननीय नेता प्रतिपक्ष से नियम 66 के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई है। यही विषय मेरे विचाराधीन है और मैं इसकी जांच करने के बाद अपनी व्यवस्था दूंगा। माननीय वित्त मंत्री। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मुझे इस सम्मानित सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मैं बहुत गर्व के साथ ये सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि ये हमारी सरकार का और मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा लगातार 8वां बजट है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में तैयार किए गए और इस सदन द्वारा पास किए गए पिछले 7 बजट्स की बदौलत आज दिल्ली में शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे ऐतिहासिक काम हुए हैं जिनसे आज देश के कई राज्यों की सरकारें प्रेरणा ले रही हैं। स्कूल बने हैं, नए विश्वविद्यालय बने हैं, अस्पताल बने हैं, मोहल्ला क्लिनिक बने हैं। दिल्ली की जनता को 24 घंटे बिजली मिल रही है और करीब 75% घरों में बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। दिल्ली मेट्रो और बसेस का खूब विस्तार हुआ है। सड़कों और मेट्रो लाइन का नेटवर्क बढ़ा है। दिल्ली की गली गली में सीसीटीवी कैमरे लगाकर अपराध रोकने में और महिला सुरक्षा की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। युवाओं के लिए फ्री वाईफाई नेटवर्क उपलब्ध हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं यहां से पिछले 7 जो बजट पास हुए उनसे डेवलप हुई हैं। सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी जैसी अभूतपूर्व सुविधा की शुरुआत यहां से हुई, जिसमें लोग सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटते। सरकारी दफ्तर का कर्मचारी लोगों के चक्कर काटता ही है। अद्भुत शुरुआत दिल्ली में हुई। सरकारी दफ्तर में जिस काम के लिए आम आदमी को धक्के खाने पड़ते थे, कोई दलाल ढूंढना पड़ता था और उसको रिश्वत दे के काम करवाना पड़ता था, आज वो काम सिर्फ एक फोन करने पे घर बैठे हो रहा है। ये करिश्मा भी दिल्ली वासियों ने पिछले 7 साल में दिल्ली में देखा है। इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए पिछले 7 बजट के सफल क्रियान्वयन के चलते पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार ने विभिन्न विभागों और संस्थानों में, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं इस सदन के समक्ष रख रहा हूं कि इस सदन में पिछले 7 बजट के फलस्वरूप, उसके सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों में 1,78,000 से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी दी गई है। दिल्ली में 1,78,000 से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी दी गई है पिछले 7 साल में। इसमें से 51,307 नौकरियां तो पक्की सरकारी नौकरियां हैं और जो पिछले 7 साल में ये 51,307 नौकरियां पिछले 7 साल में DSSB की परीक्षा लेके दी गई हैं। और यहां अध्यक्ष महोदय ये भी जानना जरूरी होगा कि इसके हमसे पहले 2015 से पहले की सरकारों में करीब 9 साल तक, 2000 में कहूंगा 13 से पहले की सरकारों में करीब 9 साल तक ना के बराबर नौकरी दी गई। उन्होंने सरकारी नौकरी देने के लिए जो DSSB का परीक्षा तंत्र था उसको पूरी तरह ठप करके रखा हुआ था। मुझको याद है कि 2013-14 में 49 दिन के लिए जब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो उस वक्त DSSB की जिम्मेदारी मेरे पास में थी। मैंने उस वक्त DSSB के अधिकारियों को एक हफ्ते तक, 49 दिन में लगभग मैंने 1 हफ्ते तक मीटिंग की कि भाई नौकरियां क्यों नहीं मिल रही लोगों को, ये नौकरी सरकारी पद इतने खाली क्यों पड़े। मैंने उनसे प्लान बना के लाने को कहा। अपनी उस वक्त की क्षमता के अनुसार DSSB के अधिकारी मेरे सामने एक प्लान लेके आए। मैंने उनसे पूछा कि उस प्लान के हिसाब से जितनी वैकेंसीज हैं वो कितने समय में भर जाएंगी, तो उन्होंने खुद बोला कि 38 साल लगेंगे उन नौकरियों को भरने में। ये सारी नौकरियां जो 51,307 नौकरियां भरी गई हैं, उस वक्त मुझे बताया गया 38 साल लगेंगे। लेकिन उस वक्त हमने जो भी क्षमता उनकी बढ़ा सकते थे बढ़ाई और आज बहुत गर्व हो रहा है मुझे 7 साल बाद कि DSSB ने अपने काम की जब स्पीड पकड़ी तो
7 साल में दिल्ली में 51,307 युवाओं को नई नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी गई, पक्की नौकरियां। इन पक्की सरकारी नौकरियों के साथ साथ दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज में करीब 2,500 पक्की नौकरी दी गई, अस्पतालों में करीब 3,000 पक्की नौकरी दी गई और 7 साल के दौरान 25,000 नए युवा टीचर्स को गेस्ट टीचर्स के रूप में रखा गया। इसी तरह करीब 50,000 नौकरियां सैनिटेशन और सिक्योरिटी के लिए भी रखी गई, अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से दी गई। तो मात्र 7 साल में दिल्ली में 1,78,000 युवाओं को नई नौकरियों के अवसर सरकार में मिलना कोई छोटी बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। और यह तो सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात कही मैंने और उससे जुड़े हुए संस्थानों की बात कही। पिछले 7 साल में दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटीज में डेवलपमेंट हुआ। एक ईमानदार सरकार काम कर रही है। व्यापार के लिए, ट्रेडर्स के लिए जीरो टैक्स पॉलिसी, जीरो रेट पॉलिसी लागू की गई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा दी गई। प्राइवेट सेक्टर, इस सब की वजह से प्राइवेट सेक्टर और खासतौर से लघु और मध्यम वर्ग के जो व्यवसायी हैं वो खूब फले फूले हैं दिल्ली में और उससे प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब में खूब बढ़ोतरी हुई है। इसका एक नतीजा हमें देखने को मिला कि दिल्ली रोजगार पोर्टल जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर शुरू हुआ कोविड के ठीक बाद, उसमें प्राइवेट सेक्टर में 10 लाख नौकरियां तो केवल कोविड के बाद के समय में हमको देखने को मिली। अध्यक्ष महोदय, पिछले 7 साल में इस सदन में प्रस्तुत बजट प्रस्तावों और योजनाओं में शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है और यही वजह है कि 7 साल में शिक्षा और स्वास्थ्य में हुए दूरदर्शी निवेश के कारण कोविड महामारी के बीच भी दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था इसलिए संभल पाई क्योंकि कोविड से पहले वर्षों में यहां पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पे काफी निवेश किया गया था। अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज, सपोर्ट स्टाफ, नए बेड्स, वेंटिलेटर और बाकी उपकरण की कमी इसलिए नहीं हुई या हुई तो बहुत कम कमी रही क्योंकि कोविड के पहले के 5 साल में इस सदन में जो बजट प्रस्तुत किए गए उन सब में स्वास्थ्य के क्षेत्र पे बहुत समझदारी से और प्राथमिकता के आधार पर निवेश किया गया। अध्यक्ष महोदय, कोविड की महामारी से तो हम निपट लिए, लेकिन हम सब वाकिफ हैं कि पूरे देश में भी और दिल्ली में भी बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार और व्यापार को कोविड में बहुत नुकसान हुआ। तत्काल राहत के लिए पिछले 2 साल में पीड़ित और जरूरतमंद परिवारों और लोगों को वित्तीय सहायता, अनुदान राशि, राशन, भोजन आदि की व्यवस्था कुछ करके फौरी मदद तो की गई, लेकिन फौरी मदद तो फौरी मदद होती है। इस सदन में अपने 8वें बजट में, आज अपने 8वें बजट में मैं दिल्ली वासियों के लिए नए रोजगार सृजित करने और अर्थव्यवस्था को कोविड, जीएसटी, नोटबंदी जैसे तमाम कारणों से पिछले सालों में हुए नुकसान से उबरने का एक एजेंडा लेके आया हूं। इससे व्यापार और उद्योग जगत को प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे दिल्ली के नागरिकों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार और व्यापार के नए नए अवसर पैदा होंगे। इस बजट में प्रस्तुत योजनाओं और प्रस्तावों से न केवल दिल्ली के युवाओं को उद्यमशीलता के नए अवसर मिलेंगे बल्कि पहले से स्थापित उद्यम और व्यापार को भी काफी बढ़ावा मिलेगा, उनको भी लाभ मिलेगा, वो भी समृद्ध होंगे। मैंने पिछले 7 साल में इस सदन में सरकार की प्राथमिकता के आधार पर आपके समक्ष जीरो टैक्स बजट प्रस्तुत किया, एजुकेशन बजट प्रस्तुत किया, हेल्थ बजट प्रस्तुत किया। इस सदन में मैंने एक बजट ग्रीन बजट भी प्रस्तुत किया, पिछले साल देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया। आज आपकी अनुमति से मैं इस सदन में अगले वित्त वर्ष के लिए रोजगार बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछले साल के देशभक्ति बजट में पिछले साल के देशभक्ति बजट में आजादी के 75वें वर्ष में इस सदन के समक्ष दिल्ली सरकार की ओर से संकल्प प्रस्तुत किया गया था कि हमें दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बहुत समझदारी से, बहुत दूरदर्शिता से उस तरफ लेके जाना है कि भारत जब आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा हो 2047 में, तो भारत की राजधानी के लोगों की पर कैपिटा इनकम 2047 की उस वक्त की सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम के बराबर होनी चाहिए। यह हमने आजादी के 75वें साल में यहां सपना देखा। इस मुश्किल लेकिन संभव लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ योजनाएं तो मैंने पिछले बजट में लाया था। 2047 तक दिल्ली वालों की आय को सिंगापुर के वालों की उस वक्त की आय के बराबर ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे अधिक से अधिक दिल्ली वासियों के पास एक सम्मानजनक रोजगार होना चाहिए, उनके पास एक जॉब होना चाहिए। इसलिए इस बजट में और 2047 को देखे गए सपने को पूरा करने के पहले कदम के रूप में मैं इस सदन के समक्ष रोजगार बजट आज प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका नाम है रोजगार बजट। इसमें प्रस्तुत योजनाओं के माध्यम से हम न सिर्फ दिल्ली के बाजारों की और व्यापार की रौनक और उसकी गरिमा को लौटा लाएंगे,
21वीं सदी के वर्तमान और भावी व्यापार को भी हम दिल्ली में प्रोत्साहित देंगे। और इन सब प्रयासों से जो मैं इस बजट में रखने जा रहा हूं, इन सब प्रयासों से अगले 5 साल में दिल्ली में कम से कम 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। रोजगार बजट के माध्यम से हमारा लक्ष्य, इस बजट के माध्यम से हमारा लक्ष्य आर्थिक विकास के इंजन को फिर से स्टार्ट करना है, सुदृढ़ बनाना है। ये तो है ही, लेकिन अध्यक्ष महोदय, 20 लाख नई नौकरियां वाले इस रोजगार बजट के प्रस्ताव और योजनाओं को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले थोड़ी सी चर्चा में दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य पर और इस साल के बजट पर रखना चाहता हूं। कोविड की 5 लहरों के बीच आई आर्थिक चुनौतियों से अब दिल्ली की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उभर रही है और इसके चलते दिल्ली का जीएसडीपी प्रचलित बाजार मूल्यों पे वर्ष 2020-21 के 7,85,342 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 9,23,967 करोड़ रुपए रहने की संभावना है। यह 17.65% वृद्धि का संकेत है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2021-22 में दिल्ली की जीएसडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 10.23% रहने की संभावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 8.9% की होने का आकलन है। इसका अर्थ है कि हम महामारी पूर्व की जो हमारी आर्थिक गतिविधियां थी दिल्ली में, उस स्तर पर लौट रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो जीडीपी है, उसमें दिल्ली के जीएसडीपी का योगदान 2011-12 में 3.94% था, उससे बढ़ के इस साल 21-22 में 4.21% हो गया है, जबकि दिल्ली देश की कुल आबादी का केवल 1.52% है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में मेन योगदान सेवा क्षेत्र का है और प्रचलित बाजार मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में इसका योगदान 83.94% है दिल्ली में सर्विस सेक्टर का, जबकि सेकेंडरी सेक्टर का योगदान 13.78% और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2.28% है। 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 4,01,982 रुपए होने की संभावना है। 2020-21 में यह 3,44,136 रुपए थी। 2021-22 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में 16.81% की बढ़ोतरी होने वाली है। वर्ष 21-22 के लिए दिल्ली की पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय औसत 1,49,848 रुपए से 2.7 टाइम्स ज्यादा है। 2020-21 के दौरान दिल्ली के जीएसडीपी में प्रचलित मूल्यों में 1.09% और वास्तविक मूल्यों पर 3.86% का संकुचन, उसका श्रिंक होना कोविड-19 महामारी और इसके नियंत्रण के लिए किए गए प्रतिबद्ध उपायों को असर दर्शाते हैं। हालांकि अग्रिम अनुमानों का संकेत है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में 21-22 में प्रचलित मूल्यों पर 17.65% और स्थिर मूल्यों पर 10.23% की बढ़ोतरी होगी। अब मैं इस साल के लिए, करंट ईयर के लिए संशोधित अनुमान सदन के समक्ष रख रहा हूं। 2021-22 के लिए पूरा जो हमने बजट रखा था, 69,000 करोड़ रुपए के अनुमोदित बजट की अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान में मैं 67,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। 67,000 करोड़ का प्रस्तावित संशोधित अनुमान 2020-21 में 52,468 करोड़ रुपए के वास्तविक व्यय से 27.70% अधिक है। संशोधित अनुमान राशि 67,000 करोड़ रुपए में राजस्व व्यय के लिए 50,862 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय के लिए 16,138 करोड़ रुपए शामिल हैं। पूंजीगत बजट 2021-22 के लिए अनुमोदित बजट अनुमान के 17,201 करोड़ रुपए से कम होकर संशोधित अनुमान में 16,138 करोड़ रुपए का हो गया है। यह मुख्यतः कोविड महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के बाद पूंजीगत कार्यों की धीमी गति के कारण है। स्थापना व्यय और अन्य प्रतिबद्ध देयताओं के लिए 2021-22 के अनुमोदित बजट अनुमान 31,200 करोड़ रुपए से बढ़कर संशोधित अनुमान में 32,400 करोड़ रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। ऐसा मुख्य रूप से कोविड नियंत्रण संबंधी व्यय के कारण है। स्कीम प्रोजेक्ट्स के लिए संशोधित अनुमान 21-22 में 34,600 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अनुमोदित बजट अनुमान में यह 37,800 करोड़ रुपए था पिछले साल, इस साल करंट ईयर का। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स महोदय, वर्ष 2021-22 के दौरान संशोधित अनुमानों में 468.22 करोड़ रुपए की पूरक अनुमान
अनुदान मांग की आवश्यकता होगी। इसके लिए पूरक अनुदान मांगों के लिए सदन का अनुमोदन चाहता हूं। अब मैं अगले वित्त वर्ष के लिए कुछ बजट अनुमान इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारी सरकार सत्ता में आने से पहले अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कुल व्यय 2014-15 के दौरान 30,940 करोड़ रुपए था। मैंने जून 2015 में 41,149 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ अपना पहला बजट पेश किया था और मुझे खुशी हो रही है 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए का बजट में यहां पर प्रस्तावित है। अगले साल के लिए 75,800 करोड़ का बजट है, जो 2014-15 के 30,940 करोड़ रुपए के व्यय की तुलना में 2.5 गुना है। तो तब से लेकर अब तक 2.5 गुना आगे आ चुके हैं। 75,800 करोड़ रुपए के बजट में 32,000 करोड़ रुपए स्थापना और अन्य प्रतिबद्ध व्यय के लिए, 43,600 करोड़ रुपए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए हैं। 75,800 करोड़ रुपए के बजट अनुमान में 2022-23 में राजस्व के तहत 53,687 करोड़ रुपए और पूंजीगत परिव्यय के तहत 22,113 करोड़ रुपए शामिल हैं। 21-22 के बजट अनुमान के खर्च में 17,201 करोड़ रुपए पूंजीगत मद के तहत और 51,799 करोड़ रुपए राजस्व के अंतर्गत थे। 21-22 की तुलना में 22-23 में पूंजीगत बजट में 29% की वृद्धि हुई है, जबकि राजस्व व्यय में केवल 4% की वृद्धि हुई है। इससे समझ में आता है कि सरकार चलाने का और सरकार के काम के खर्चे में जो हमारी रेशो है वो बहुत अच्छी चल रही है। इसके अलावा 2022-23 में प्रस्तावित पूंजीगत परिव्यय 22,113 करोड़ रुपए है, जो 14-15 के 7,430 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय से लगभग 3 गुना है। 2022-23 का प्रस्तावित बजट अनुमान 75,800 करोड़ रुपए, 21-22 के बजट अनुमान 69,000 करोड़ रुपए से 9.86% और संशोधित अनुमान से 13.13% अधिक है। वर्ष 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट का वित्त पोषण 47,700 करोड़ रुपए राजस्व से आएंगे, 1,000 करोड़ रुपए गैर राजस्व से, 325 करोड़ रुपए हमेशा की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से, 10,000 करोड़ रुपए लघु बचत ऋण से, 802 करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्तियों से, 10,000 करोड़ रुपए जीएसटी प्रतिपूर्ति से, 1,621 करोड़ रुपए प्रायोजित योजनाओं से, केंद्र प्रायोजित योजनाओं से और केवल 643 करोड़ रुपए भारत सरकार की अनुदान सहायता से और बाकी प्रारंभिक शेष ओपनिंग बैलेंस से आएगी। स्थानीय निकायों में वित्तीय सहयोग के बारे में अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार स्थानीय निकायों को 4,374 करोड़ रुपए का वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराएगी। इसमें से 2,305 करोड़ रुपए स्थानीय निकायों द्वारा योजनाओं, कार्यक्रम, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संबद्ध राशि के रूप में होंगे और 2,069 रुपए बेसिक टैक्स असाइनमेंट के रूप में होंगे। इसके अलावा 1,780 करोड़ रुपए की राशि स्थानीय निकायों को स्टैंप और पंजीकरण शुल्क में हिस्से और एकमुश्त पार्किंग शुल्क के रूप में उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार हमारी सरकार बजट अनुमान 2022-23 में स्थानीय निकायों को 6,154 करोड़ रुपए का कुल वित्तीय सहयोग दे रही है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके समक्ष रोजगार बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके समक्ष 20 लाख नई नौकरियों वाले रोजगार बजट के महत्वपूर्ण खंड को प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसमें मैं दिल्ली की अर्थव्यवस्था को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की और उससे रोजगार के लाखों अवसर पैदा होने की योजनाओं को रखूंगा। अर्थव्यवस्था अध्यक्ष महोदय चाहे दिल्ली की हो या पूरे देश की, उसकी तरक्की का रास्ता अधिक से अधिक लोगों के हाथ में रोजगार देने से खुलता है। अगर दिल्ली के आंकड़ों को हम देखें तो हम पाते हैं कि दिल्ली की, ये महत्वपूर्ण एनालिसिस एक मैंने किया है इस बजट में रखने के लिए, जब मैं रोजगार बजट लेके आया हूं आपके पास। अगर दिल्ली के डेटा को हम देखें तो हम देखते हैं कि दिल्ली की 1,68,00,000 की आबादी में से केवल 55,87,000 लोगों के पास कोई रोजगार है। यानी हमारी दिल्ली में केवल 1/3 आबादी के हाथ में कोई रोजगार है। इस तरह हमारी 1/3 आबादी के ऊपर बाकी की 2/3 आबादी की जिंदगी चलाने का भी उसके कंधों पर जिम्मेदारी है। और दिल्ली के आंकड़ों की तुलना अगर हम लंदन, सिंगापुर, न्यूयॉर्क जैसे शहरों से करें तो हम देखते हैं कि लंदन की आबादी 90 लाख है, इसमें से 51,60,000 लोग रोजगार करते हैं। यानी लंदन में 58% लोगों के पास में रोजगार है, वहां की 58% आबादी के पास रोजगार है। न्यूयॉर्क की आबादी 88 लाख लोग हैं, उसमें से 46,45,000
40,25,000 लोगों के पास में, यानी कि करीब 52.6% आबादी के पास में न्यूयॉर्क में रोजगार है। सिंगापुर की आबादी आज 55 लाख है और इसमें से 36,43,000 लोगों के पास में रोजगार है, यानी कि 67% लोगों के पास रोजगार है। तो हम देखें तो लंदन में 58% लोगों के पास रोजगार है, न्यूयॉर्क में 52% से ज्यादा लोगों के पास रोजगार है, सिंगापुर में 67% लोगों के पास रोजगार है, दिल्ली में 33% लोगों के पास में रोजगार है। तो इसी से अर्थव्यवस्था को आगे खोलने का, इस डेटा को हम समझेंगे और कहां फंसी हुई है पर कैपिटा इनकम और इकोनॉमी, उसको समझेंगे तो इससे आगे बढ़ने का रास्ता हमको यहीं से समझ में आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम दिल्ली की वर्किंग पॉपुलेशन का वर्तमान में, जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन 33% है वर्तमान में, इससे बढ़ा के अगले 5 साल में हमारा टारगेट है कि ये 45% तक चली जाए। हम कोई ड्रीम नहीं रख रहे कि अचानक ये 67% हो जाएगी, 68% हो जाएगी, धीरे धीरे होगी। तो मैं जो योजना इस बजट में लेके आया हूं, उससे हमारी पूरी योजना यह है कि अगले 5 साल में ये वर्किंग पॉपुलेशन 33% से बढ़ के 47% हो जाए, 45% हो जाए। यानी दिल्ली के कुल जो 1,68,00,000 लोग की आबादी है और इसमें से अभी 56 लाख लोग करीब अभी रोजगार करते हैं, हमारा मकसद है कि ये 56 लाख लोग जो रोजगार करते हैं उनकी संख्या 76 लाख हो जाए। इसलिए हमने 5 साल में 20 लाख नए जॉब क्रिएट करने का लक्ष्य रखा है। हम जानते हैं अध्यक्ष महोदय, ये लक्ष्य कठिन है, लेकिन केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमारी सरकार ने जॉब क्रिएट करने के लिए प्रमुखता से निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना है: रिटेल सेक्टर, फूड और बेवरेजेस, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, ट्रैवल टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और ग्रीन एनर्जी। ये सारे सेक्टर्स में नौकरियां पैदा करने का एक ही तरीका है कि दिल्ली के लोगों के जीवन स्तर में बाजार में मांग पैदा करना, यानी बाजार में नई डिमांड पैदा करना। और डिमांड बढ़ाने के लिए हमको दिल्ली नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि जब डिमांड की बात करेंगे तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था के कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। भारत की, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अंतर्मुखी है, यानी कि अपनी खपत पे चलने वाली है। हमारी आबादी जो खपत करने वाली आबादी है वही हमारी ताकत है। भारत की जीडीपी का 60% हिस्सा आम लोगों की खपत पे आधारित है, और इसे और आम भाषा में समझें तो देश की अर्थव्यवस्था का 60% आम लोगों की कमाई से, उनके खर्चों से चलता है, उनकी खरीदारी यानी खपत से चलता है। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का ऐसे में एक ही तरीका है: खपत, खपत, खपत। आप अपने नागरिकों की खपत करने की क्षमता बढ़ाइए, अर्थव्यवस्था अपने आप आगे बढ़ती चली जाएगी। दुनिया में, आज मैं खपत 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 बोल रहा हूं तो दुनिया में मंदी के दौर से निकलने के लिए बार बार यह फॉर्मूला अपनाया गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका में खुद इस रास्ते पे चला गया और इस रास्ते पे चल के अमेरिका ने खुद को खड़ा किया। 1945 के बाद अमेरिका में राजनेता, कारोबारी, उनके लेबर लीडर, सब कोई भी हो, सभी देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। वहां माहौल बनाया गया कि खर्च करो, और इसके लिए तेज विकास में, जो अमेरिका का तेज विकास दिखा, इसी खर्च का असर दिख रहा है। 1945 से 1968 के बीच अमेरिका में वहां की सरकारों ने लोगों की न्यूनतम मजदूरी 4 गुना बढ़ाई ताकि वो खर्च कर सकें, ताकि उनके पास खर्च करने के लिए पैसा हो सके। दूसरे महायुद्ध के बाद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अमेरिका ने अपनी आबादी को अपनी ताकत बनाया। आज भारत की यूथ, भारत की युवा आबादी हमारी भारत की ताकत है। महामारी और महामंदी के प्रभाव से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हमें अपनी इसी युवा आबादी को रोजगार देना होगा ताकि वो खर्च कर सके। युवाओं के हाथ में पैसा होगा तो वो खर्च करेगा, वो खर्च करेगा तो बाजार में मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और उसके परिणाम स्वरूप रोजगार बढ़ेंगे। हमें केवल और केवल रोजगार बचा सकते हैं और बहुत सारे रोजगार हमें लाने पड़ेंगे, ढेर सारे रोजगार हमको लाने पड़ेंगे, तभी हम अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। रोजगार विकास और समानता की गारंटी है। खपत के पहियों को आगे बढ़ाने के लिए केवल रोजगार चाहिए। एक पीयू रिसर्च फाउंडेशन है, पीयू रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है कि भारत में कोविड की लहर में ही 7.5 करोड़ लोग न्यू पुअर यानी कि नए निर्धन की कैटेगरी में आ गए, नए गरीबों की कैटेगरी में आ गए। रिसर्च बताती है कि 2030 तक भारत में 9 करोड़ जॉब्स की जरूरत होगी। दिल्ली में आज हम इसकी एक आधारशिला रख रहे हैं। दिल्ली में अगले 5 साल में हम कम से कम 20 लाख नए रोजगार पैदा करने की दिशा में
कदम उठा रहे हैं और मैं इस बजट में कई योजनाएं प्रस्तावित कर रहा हूं जिनका लक्ष्य मेरे द्वारा अभी तक बयान की गई अपेक्षाओं को पूरा करना है। और इसमें से कुछ योजनाएं जिनको मैं पहले संक्षेप में बताऊंगा, फिर थोड़ा सा डिटेल में रखूंगा कि दिल्ली के जो फेमस दिल्ली का रिटेल मार्केट्स हैं उनके रिनोवेशन और उसमें इनोवेशन की स्कीम्स लेके आ रहे हैं। देश विदेश के ग्राहकों को दिल्ली में बुला के हम शॉपिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल करेंगे। दिल्ली में, दिल्ली का होलसेल मार्केट दिल्ली की बैकबोन रहा है, तो दिल्ली के होलसेल व्यापार को अपने पुराने कैरेक्टर को बरकरार रखने के लिए एक तरफ हम रिटेल मार्केट के लिए दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल प्रपोज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ होलसेल मार्केट के कैरेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए हम दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल, ये अपनी तरह का एक नया फेस्टिवल होगा, दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल करेंगे। दिल्ली के छोटे छोटे स्थानीय बाजारों में जो दुकानदार हैं उनको ग्राहकों से जोड़ने के लिए दिल्ली बाजार पोर्टल शुरू करेंगे ताकि उनको सीधे ग्राहक मिले। गांधीनगर स्थित एशिया का जो सबसे बड़ा वस्त्र व्यापार केंद्र है उसको दिल्ली गारमेंट हब के रूप में डेवलप करेंगे। नई स्टार्टअप पॉलिसी लेके आ रही है सरकार और नई स्टार्टअप पॉलिसी के तहत नौकरी मांगने के लिए खड़ी युवा आबादी को नौकरी देने वाली युवा आबादी में बदलना है। दिल्ली के नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरियाज का पुनर्निर्माण करना है, उनका रिडेवलपमेंट करना है। दिल्ली में खूब सारे लोकप्रिय फूड हब्स हैं, उनका पुनर्विकास करना है। दिल्ली में क्लाउड किचन एक नया मार्केट है, क्लाउड किचन को स्थापित करना है, उनको नियमित करना है। दिल्ली में नया एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाएंगे, उसकी स्थापना करनी है। दिल्ली में ई व्हीकल, सोलर एनर्जी, अर्बन फार्मिंग जैसी योजनाओं के प्रमोशन से ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए ग्रीन जॉब्स क्रिएट करेंगे। दिल्ली फिल्म पॉलिसी के जरिए टूरिज्म और आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर स्थापित करेंगे ताकि और दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का भी आयोजन करेंगे। दिल्ली में दिल्ली सरकार और इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और इसके द्वारा जितने भी उपक्रम हैं इनसे कराए जा रहे विभिन्न कार्यों के आउटकम में एम्प्लॉयमेंट ऑडिट की एक परंपरा शुरू करेंगे। दिल्ली में रोजगार ढूंढने वाले और रोजगार देने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए और दिल्ली सरकार द्वारा जो पहले रोजगार पोर्टल शुरू किया गया, रोजगार पोर्टल 1.0, उसको प्रोफेशनल तरीके से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लगा के रोजगार बाजार 2.0 के रूप में पेश करेंगे। और स्कूल लेवल पे, एजुकेशन के लेवल पर ही एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलप करके। अब मैं कुछ समय अध्यक्ष महोदय जो मैंने अभी ये संक्षेप में बताया इनको डिटेल में आपके समक्ष बताना चाहता हूं। हम जानते हैं कि दिल्ली बहुत फेमस मार्केट्स का शहर है, बड़े प्रतिष्ठित बाजार है दिल्ली में, हमेशा इस शहर का गौरव रहे। प्रत्येक बाजार का, हर एक बाजार का अपना महत्व है, अपना इतिहास है, उसकी अपनी पहचान रही है, हर मार्केट की अपनी कहानी है। वर्तमान में सारी दिल्ली के रिटेल मार्केट्स में 3.5 लाख से अधिक दुकानें हैं जो करीब 7.5 लाख लोगों को रोजगार देती हैं। आधुनिक शॉपिंग मॉल के इस युग में भी दिल्ली के जो प्रतिष्ठित एस्टेब्लिश्ड मार्केट हैं, कन्वेंशनल मार्केट हैं, उनके प्रति लोगों का अभी भरोसा कायम है। दिल्ली और उसके आसपास के 150-200 किलोमीटर के दायरे में अध्यक्ष महोदय अभी भी लोग हमारे इन परंपरागत प्रतिष्ठित बाजारों से शॉपिंग करना पसंद करते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं। यहां के व्यापारियों ने जो यहां के, उसका श्रेय यहां के व्यापारियों को जाता है। यहां के व्यापारियों ने आज भी लोगों के दिल में दिल्ली का माल मतलब भरोसे का माल, दिल्ली की शॉपिंग मतलब भरोसे की शॉपिंग, इसको कायम रखा है। यहां इन प्रतिष्ठित बाजारों में दिल्ली में ग्राहकों के साथ कोई लूट खसोट नहीं होती, धोखाधड़ी नहीं होती, यहां एक अपनेपन का संबंध होता है। इसमें एक पारंपरिक दिल्ली का लोकाचार है, खरीदारी की एक संस्कृति, इसकी धरोहर है इन मार्केट्स की। आज दिल्ली के इन परंपरागत बाजारों को इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सुविधाओं से, मॉडर्न फैसिलिटीज से रीडेवलपमेंट की जरूरत है। इन बाजारों की क्षमता है कि अगर सरकार के सहयोग से इन बाजारों के व्यापार में थोड़ी भी वृद्धि होती है तो यहां लाखों नई नौकरी पैदा हो सकती है। तो दिल्ली सरकार स्थानीय मार्केट एसोसिएशंस और दुकानदारों के साथ मिलकर इन बाजारों को आकर्षक और भरोसे का शॉपिंग एक्सपीरियंस देने वाले बाजार के रूप में डेवलप करेगी। और अगले 5 साल में हमारी योजना दिल्ली के इन प्रतिष्ठित बाजारों का पुनर्विकास और कायाकल्प करके इनको आकर्षक पर्यटक स्थल जैसा बनाने का है। इस कार्यक्रम के पहले चरण के हिस्से के रूप में इस साल से हम 5 बाजारों से इसकी शुरुआत करेंगे और उन्हें भावी विकास के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए अगले वित्त वर्ष में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मात्र 5 बाजारों के अंदर अगर इनका रिडेवलपमेंट हो जाए और इनको अच्छे से इनका मार्केट बढ़ जाए
तो केवल 5 बाजारों के अंदर से 5 साल के अंदर अंदर कम से कम 1.5 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में शॉपिंग करना अपने आप में एक सुखद और जीवंत अनुभव है। सरकार की योजना है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश से और पूरे विदेश से भी लोग दिल्ली में शॉपिंग के लिए आए। जितनी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में शॉपिंग के लिए आएंगे, उतनी ही तेजी से दिल्ली की इकोनॉमी बढ़ेगी और नए नए जॉब्स क्रिएट होंगे। दिल्ली में शॉपिंग के लिए देश और दुनिया के लोगों को आमंत्रित करने और इसको एक उत्सव के रूप में शॉपिंग कराने के लिए हर साल दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन मूलतः ऐसे उपभोक्ताओं के लिए होगा जो दिल्ली के चुनिंदा बाजारों में अपने परिवार के साथ में शॉपिंग एक्सपीरियंस का आनंद लेना चाहते हैं। दिल्ली के अलग अलग प्रतिष्ठित बाजारों के साथ मिलकर ये जो प्लान है दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का, 4 से 6 हफ्ते का शॉपिंग फेस्टिवल होगा और फेस्टिवल के दौरान खरीदारों को तरह तरह के आकर्षक डिस्काउंट मार्केट की तरफ से दिए जाएंगे। इस फेस्टिवल के 3 मुख्य आकर्षण होंगे: शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और खान पान। हमारी सरकार दुकानदारों को, जो इस शॉपिंग फेस्टिवल में शामिल मार्केट्स और दुकानदार होंगे, रेस्तरां के मालिक होंगे, बिजनेसमैन होंगे, उनको SGST रिफंड देकर उनको डिस्काउंट ऑफर देने के लिए लोगों को प्रेरणा देगी। क्योंकि हमारा मकसद टैक्स कलेक्शन नहीं है, हमारा मकसद है जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएट तब होगा जब बिजनेस आगे बढ़ेगा। इससे घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या में करीब 4 लाख की वृद्धि होगी, जिससे होटल, रेस्टोरेंट्स और पर्यटन और अन्य व्यवसायों में व्यापक लाभ होगा और कुल मिलाके इन क्षेत्रों में नियोजित 12 लाख लोगों के जीवन पे पॉजिटिव असर पड़ेगा और उम्मीद है कि इससे व्यापार में कम से कम 25% का व्यापार बढ़ेगा। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की तर्ज पे अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के बाजारों के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक और फेस्टिवल हम इस बजट में लेके आए हैं, दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल में जहां हम उपभोक्ताओं के नजरिए से सारी योजनाएं बनाएंगे, वहीं दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल में दिल्ली के प्रमुख होलसेल बाजारों के साथ मिलकर दिल्ली, NCR और उसके पूरे देश के लोगों के लिए एक नया होलसेल शॉपिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करेंगे। और वो लोग पहले से भी दिल्ली में होलसेल के लिए आते हैं। हम जानते हैं कि दिल्ली उत्तर भारत में होलसेल का एक बड़ा ट्रेडिंग सेंटर रहा है। आज भी दिल्ली में हो रहे बाजार का, आज भी दिल्ली के पूरे व्यापार का 60% होलसेल से आता है, पूरे बाजार का। यह दिल्ली के होलसेल व्यापारियों का भरोसा है, उनके द्वारा स्थापित भरोसा है, जिसे हमारी सरकार आधिकारिक रूप से आगे बढ़ाएगी और दिल्ली के होलसेल मार्केट को एक नई पहचान देगी। दिल्ली सरकार इस फेस्टिवल के लिए दिल्ली के होलसेल व्यापारियों के साथ मिलकर इसका आयोजन तो करेगी, साथ में होलसेल के जो कस्टमर्स पूरे देश से आएंगे, जो परचेजर्स आएंगे, उनके लिए छूट की आकर्षक योजना तैयार करने में भी मदद करेगी। अध्यक्ष महोदय, आज लोग दुनिया भर में चीन के माल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण है कि वहां की सरकार होलसेल शॉपिंग को खूब प्रमोट करती है। चीन के जियांग में युवा शहर में होने वाला होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल दुनिया के लोगों को वहां खींच के ले जाता है। वहां तरह तरह के लोगों को ऑफर दिए जाते हैं और बड़ा गेम चेंजर है चीन की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में। और जब इन होलसेल की परचेज करने वालों के सामने बात दिल्ली के सामान की आएगी, तो हमको पूरा यकीन है कि चीन के सामान के भरोसे के आगे दिल्ली के सामान के प्रति भरोसा सैकड़ों गुना ज्यादा होगा। और जब दिल्ली का सामान देश के होलसेल बाजार में अपनी जगह बनाएगा, तो नौकरियों के कितने अवसर पैदा होंगे, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल और दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल के लिए मैं इस बजट में 250 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा हूं। दिल्ली में दुकानदारों के व्यापार को आगे बढ़ाने और रिटेल मार्केट को बूस्ट देने के लिए सरकार एक और योजना लेके आ रही है, दिल्ली बाजार। ये माननीय मुख्यमंत्री की एक बहुत विशेष योजना है, इन्होंने उसको कॉन्सेप्टलाइज किया है। हम सब जानते हैं कि हमारे रिटेल व्यापारियों को ऑनलाइन शॉपिंग में कड़ा कंपटीशन है। इसे देखते हुए हमने स्थानीय बाजारों के लिए दिल्ली बाजार नाम से एक पोर्टल मंच तैयार करा रहे हैं, जिसपे शॉपर्स वहां आएंगे और ऑनलाइन सेलर्स भी वहां आएंगे, शॉपर भी वहां के देख सकेंगे, ऑनलाइन बिक्री, ऑनलाइन परचेजिंग करेंगे। ये गो लोकल होगा, लोकल लेवल के लोग अपने आसपास की दुकान से ऑनलाइन परचेजिंग कर सकेंगे। तो गो लोकल को प्रोत्साहित करते हुए हम ये स्थापित करेंगे। इसमें 24 घंटे 7 दिन ये एक वर्चुअल स्टोर के रूप में काम करेगा लोगों को। ये व्यवस्था हमारे स्थानीय व्यापारियों के लिए जीरो सेटअप कॉस्ट, इसमें व्यापारी को कुछ नहीं देना पड़ेगा, दुकानदार को कुछ नहीं देना पड़ेगा, शून्य खर्च पे की जाएगी। दिल्ली बाजार का एक और आकर्षण यह होगा कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ ग्राहक दिल्ली के जो प्रसिद्ध आइकॉनिक मार्केट्स हैं, जैसे चांदनी चौक है, सरोजिनी नगर है, करोल बाग है, इनका पूरा वर्चुअल टूर कर सकेगा और वहां से वर्चुअल टूर करते करते किसी दुकान में जाके वहां से शॉपिंग कर सकेगा। ये इसका एक बड़ा आकर्षण रहेगा। इसके जरिए हमारे स्थानीय व्यापारी को अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंचने में काफी मदद मिलेगी। और मैं इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें दिल्ली के 10 लाख रिटेल शॉपकीपर्स को फायदा पहुंचने की उम्मीद है।
अध्यक्ष जी, अपने इस प्रयास से केवल रिटेल सेक्टर में हम अगले 5 साल में रोजगार के 3 लाख नए अवसर देख रहे हैं और अगले 1 साल में केवल अगले ही फाइनेंशियल ईयर में 1,20,000 अवसर हम इसमें जॉब्स के देख रहे हैं। दिल्ली के बाजार, अध्यक्ष महोदय, सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ नहीं है बल्कि हमारे मान सम्मान की वजह भी बनते हैं। दिल्ली का एक ऐसा मार्केट है गांधीनगर का रेडीमेड गारमेंट और टेक्सटाइल बाजार। इसके बारे में हम भी बचपन से कहते रहे हैं और हर एक दिल्ली का आदमी हमेशा गर्व के साथ कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट, अनिल जी, सब कहते रहे हैं कि एशिया का सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट हमारे गांधीनगर में है। ये हर दिल्ली वाला गर्व के साथ सबको बताता रहा है। इस बाजार का डेली का जो टर्नओवर है, डेली का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और इसमें रोजगार के 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 से 3 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। सरकार की योजना है कि रेडीमेड गारमेंट्स टेक्सटाइल के क्षेत्र में दिल्ली की आन बान शान गांधीनगर के इस मार्केट को ग्रेट गारमेंट हब के रूप में विकसित करें और यहां से तैयार गारमेंट्स को लोग इस्तेमाल के लिए जब करें तो बड़ी शान के साथ कह सकें कि दिस इज रेडीमेड इन दिल्ली। इसके लिए कानूनी मान्यता, इंफ्रास्ट्रक्चर, रीडेवलपमेंट, नए सर्विस सेंटर्स का निर्माण, गांधीनगर की पूरी रीब्रांडिंग, मार्केटिंग, रिपोजिशनिंग, इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने पूरा कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम में अगले 5 साल में रोजगार के 40,000 नए अवसर पैदा हम होते हुए देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय परिदृश्य के पर एक अभी थोड़ी देर पहले सदन के समक्ष रखा था कि 2030 तक हमारे देश में 9 करोड़ नई नौकरियों की जरूरत पड़ेगी। इसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि इतने आने वाले समय में वो नौकरी आएंगी कहां से? ये 9 करोड़ रोजगार देगा कौन, पैदा कौन करेगा? पूरे देश के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन दिल्ली में हमने इसकी एक अनोखी शुरुआत की है कि हम स्कूल के लेवल से ही अपने बच्चों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी पैदा करने वाला बनाते हैं। हमने पिछले साल दिल्ली के स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका मकसद था 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को अपने बिजनेस आइडियाज पे सफलतापूर्वक काम करके दिखाने की हमने चुनौती दी। 3 लाख से अधिक बच्चों ने 51,000 बिजनेस आइडियाज पे काम किया और आज उनमें से कई हजार बिजनेस आइडियाज ऐसे हैं जिन पर हमारे बच्चे 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे लगातार काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और दूसरे लोगों को भी पैसा कमाने का अवसर दे रहे हैं। अगले फाइनेंशियल ईयर से बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम को दिल्ली के सरकारी स्कूलों के साथ साथ दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों पर भी हम लागू करेंगे, क्योंकि ताकि सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह पढ़ने वाले हमारे बच्चे नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने, उसकी मानसिकता के साथ अपनी पढ़ाई करें। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वर्षों में दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हमारे यही बच्चे जब यूथ बन के देश में खड़े होंगे तो यही 9 करोड़ जॉब यही लोग क्रिएट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जब हम कहते हैं कि हमारे बच्चे नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाले बने, तो मैं एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम उनको उस तरह का स्वरोजगारी नहीं बना रहे जिस तरह के स्वरोजगारी हमारे मुल्क में पिछले कुछ दशकों में खड़े किए गए हैं। मशहूर आर्थिक पत्रकार अंशुमन तिवारी और आनंद सेन गुप्ता ने अपनी एक किताब में उल्टी गिनती नाम की किताब लिखी है। उन्होंने उसमें लिखा है कि स्वरोजगारी भारत का सबसे अंधेरा कोना है। दिल्ली सरकार स्वरोजगार की इस हकीकत से वाकिफ है। मैं सदन को भी अवगत कराना चाहता हूं इसके कुछ फैक्ट्स कि भारत के कामगारों में हर दूसरा आदमी सेल्फ एम्प्लॉयड है। इसका मतलब है कि भारत में जितने भी लोग कुछ काम कर रहे हैं उनमें से आधे लोग कोई नौकरी करते हैं और आधे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और ये जो हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड है ना अध्यक्ष महोदय, मतलब 50% वर्किंग पॉपुलेशन हमारी सेल्फ एम्प्लॉयड है और इस 50% का 60% खेती में लगा हुआ है। बाकी 40% लोग स्वरोजगारी हैं और ये जो लोग काम कर रहे हैं वो कोई दुकान चला रहे हैं, वर्कशॉप चला रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं, रेहड़ी लगा रहे हैं, रिपेयरिंग कर रहे हैं, दुकानदारी, कारपेंटर कर रहे हैं, लोहार हैं, इलेक्ट्रिशियन है, पेंटर सैलून जैसा काम कर रहे हैं। एक डेटा यह है कि ये देश के इन तमाम स्वरोजगारियों में केवल 4% स्वरोजगारी ऐसे हैं जो दूसरे लोगों को रोजगार देते हैं। बाकी सब बामुश्किल अपनी फैमिली चला पा रहे हैं या उनकी फैमिली के लोग बिना पेमेंट के उनके साथ काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई गलत बात है, स्वरोजगार करके अपना घर चलाना अच्छी बात है, लेकिन ये पूरा समाधान नहीं है, वो समाधान नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर नए नए जॉब्स के लिए हमको चाहिए। हमें राष्ट्रीय स्तर पर 9 करोड़ अगर जॉब्स क्रिएट करने हैं तो खाली ऐसे स्वरोजगारी खड़े करने से काम नहीं चलेगा जो अपने महीने में 15-16 हजार रुपए कमाते हो, 10,000 रुपए कमाते हो। हमें ऐसे लोग खड़े करने पड़ेंगे जो दूसरे लोगों को व्हाइट कॉलर जॉब्स भी दे सकें। हमें एंटरप्रेन्योर्स खड़े करने पड़ेंगे। इसी जरूरत को समझते हुए दिल्ली सरकार ने
एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट प्रोग्राम और बिजनेस ब्लास्टर शुरू किए हैं। ये इसका समाधान निकाला है और इस पाठ्यक्रम का लक्ष्य ये रखा है कि हमारे बच्चे अब नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि स्कूल कॉलेज से पढ़ के निकलें तो नौकरी देने वाले बन के निकलें। इस पाठ्यक्रम से हम दिल्ली के स्कूलों में भविष्य के बिजनेस लीडर्स दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी बनाई है और मुझे सदन के समक्ष ये जानकारी साझा करते हुए खुशी हो रही है। केंद्र सरकार ने भी इस बात को माना है कि आज हमारी दिल्ली भारत की स्टार्टअप राजधानी है। यहां देश के सबसे ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। दिल्ली के स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए हमने दिल्ली की स्टार्टअप पॉलिसी को और प्रोग्रेसिव बनाया है। हमारे देश में आज अगर कोई युवा स्टार्टअप सेटअप करना चाहता है तो उसको अपना मूल काम छोड़ के, जो उसका मूल आइडिया है उसको छोड़ के वो सरकार के साथ उलझता है, टैक्स सिस्टम में उलझता है, एनफोर्समेंट में उलझता है, जीएसटी में, एमसीडी में उलझता है, पेटेंट के लिए उलझता है। इस जैसे काम में 90% समय देता है स्टार्टअप वाला युवा और 10% अपने मूल काम में देता है। हमारी स्टार्टअप पॉलिसी जो नई बन रही है ये सुनिश्चित करेगी कि स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं का 100% समय अपने आइडिया पे काम करने में जाए और जो 90% समय इधर उधर जाता है, इधर उधर की फॉर्मेलिटीज में जाता है, वो उसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार नई स्टार्टअप पॉलिसी में। सरकार इंक्यूबेशन सेंटर बनाएगी स्टार्टअप के लिए। इनकी मार्केटिंग, इनकी मेंटरिंग, इनके इन्वेस्टमेंट के लिए सम्मेलन आयोजित करेगी। इनके फाइनेंस के लिए बैंक्स और इन्वेस्टर्स के साथ इनका टाई अप कराएगी। नई स्टार्टअप लागू होने के बाद हर साल बजट में इसके लिए मैंने 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है इस साल के बजट में। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने दिल्ली के लिए एक दिल्ली फिल्म पॉलिसी तैयार की है। यह दिल्ली में टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण वातावरण तैयार करेगी। दिल्ली की विविध संस्कृतियां, विविध लोग, विविध परिदृश्य फिल्म निर्माताओं को दिल्ली की ओर आकर्षित करते रहते हैं। एक फेवरेट शूटिंग डेस्टिनेशन दिल्ली रहा है। दिल्ली सरकार अपनी फिल्म पॉलिसी के माध्यम से इसको और बेटर बनाएगी। दिल्ली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्मों के लिए शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में बहुत प्रोफेशनल तरीके से खड़ा करेगी, ब्रांडिंग करेगी। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू पूरी तरह से ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म, ई फिल्म क्लियरेंस होगा, जो 25 से ज्यादा स्टेक होल्डर एजेंसी, जिसमें भारत सरकार की एजेंसीज भी हैं, दिल्ली सरकार की भी हैं, 25 से ज्यादा स्टेक होल्डर एजेंसीज के साथ सभी अप्रूवल प्रक्रियाओं को तेजी से ट्रैक करेगा। इस पॉलिसी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में जो स्थानीय प्रतिभाएं हैं, स्किल्ड युवा हैं, उनको नौकरी के, क्योंकि जब फिल्म शूटिंग्स दिल्ली में बढ़ेंगी, एक टूरिज्म बढ़ेगा, तो दिल्ली के लोकल टैलेंट को जॉब्स के नए नए अवसर मिलेंगे। ये दिल्ली में हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स भी हम इस पॉलिसी के तहत तैयार करेंगे, जिन्हें प्रोफेशनल्स के रूप में ट्रेंड करेंगे। और इसके लिए हमारी सरकार दिल्ली के प्रतिभाशाली युवाओं को स्कॉलरशिप भी देगी और इंटर्नशिप भी देगी। फिल्म पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्ष जी, हर साल दिल्ली में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी आयोजित होगा। इस फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से दिल्ली की समृद्ध संस्कृति और विविधता को फिल्मों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा और देश भर की फिल्म बरादरी को फेस्टिवल में बुलाया जाएगा। ये फेस्टिवल टूरिस्ट को भी एक अलग अनुभव देगा, एक अच्छा अनुभव देगा। अब मैं थोड़ा सा फूड सेक्टर पे बात करूंगा। दिल्ली की एक पहचान हमारे यहाँ के उपलब्ध व्यंजन और भोजन की विविधता भी है। दिल्ली के आकर्षक व्यंजन, पराठे, चाट, छोले भटूरे, पकौड़े, गोलगप्पे, कबाब, बहुत सारे खान पान है अध्यक्ष महोदय, आप सब भी जानते हैं। ये घरेलू और देशी दोनों पर्यटक जब आते हैं तो दिल्ली में डेस्टिनेशन चुन के जाते हैं, डेस्टिनेशन के बेस पे जाते हैं। तो दिल्ली में भोजन और पेय पदार्थ के क्षेत्र में व्यापारी और कर्मचारियों को बढ़ावा देने के लिए हम 4 नीति शुरू कर रहे हैं, जिससे अगले 5 साल में रोजगार के 60,000 नए अवसर पैदा होंगे। हम दिल्ली में प्रमुख फूड हब्स की पहचान करेंगे, उनको रिडेवलप करेंगे और दिल्ली की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के रूप में उनको प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ दिल्ली सरकार दिल्ली में एक नई फूड ट्रक पॉलिसी लेके आएगी। फूड ट्रक पॉलिसी में फूड ट्रकों को शहर में अलग अलग फिक्स लोकेशंस पे रात को 8 बजे से शाम को 8 बजे से रात के 2 बजे तक फूड ट्रक्स सर्विस देंगे, अपनी उनको अनुमति दी जाएगी। इससे दिल्ली की नाइट इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी और रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे। रेस्टोरेंट उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में इसकी बहुत मांग बढ़ती है। क्लाउड किचन की संख्या 20% हर साल बढ़ रही है। हमने इसकी पूरी स्टडी कराई तो हर साल 20% क्लाउड किचन नए आ जाते हैं दिल्ली में। वर्तमान में दिल्ली में 20,000 से ज्यादा क्लाउड किचन है और करीब 2 लाख लोगों को डायरेक्ट और 50,000 लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार ये दे रहे हैं। क्लाउड किचन उन स्टोर्स में शामिल हैं जो नाइट टाइम इकोनॉमी को भी सपोर्ट करते हैं। रेवेन्यू जनरेशन की एक बहुत बड़ी संभावना है इसमें, इस सेक्टर में, क्योंकि इसमें काफी नौकरियां भी निकल सकती हैं।